प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बाल भारती भाषा का पाठ 13 नई राह की ओर। ठीक है, तो ये देखेंगे नई राह की ओर, पाठ 13 नई राह की ओर। बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया कहानी है और इस कहानी के माध्यम से एक आलसी आदमी जिसकी इच्छाएं मर चुकी थी और वह एक भैंस के ऊपर अपना गुजारा कर रहा था, अपने खेतों को बंजर बना के छोड़ दिया था। ऐसे किसान के मन में आत्मविश्वास जगाने की एक कहानी है कि वह मेहनत करे और अपने को और ऊंचा उठाए। तो ये कहानी बच्चों आप लोग देखो ध्यान से। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि आने वाले संकटों से बेझिझक लड़ना चाहिए, अपने जीवन की नई राह की निरंतर खोज करनी चाहिए। माने हमारे जीवन में बहुत सारी राहें हैं जिससे हम और आगे बढ़ सकते हैं और भी प्रगति कर सकते हैं। तो ये सब बातें इस पाठ में आपको जानकारी मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर वाक्य दिए हैं, शाबाश तुम पास हो गए। ये विस्मय प्रकट कर रहा है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। शायद आज छठी के परिणाम आ जाएं। शायद यहाँ पर माने शंका, विस्मय एक तरह से निश्चित नहीं है, ये एक संकेत या संदेह पैदा किया जा रहा है। शायद तो संदेहवाचक वाक्य है। सदा सुखी रहो, ये ऐसा वाक्य है जो माने किसी को कहा जा रहा है। तो यह एक विधानार्थक वाक्य है। देखो वर्षा नहीं हुई, इसमें नहीं शब्द आया है, इसलिए निषेधार्थक वाक्य है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसका मतलब ये दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये संकेत दिया जा रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये संकेत है। यहाँ शोर मत मचाओ, आदेश दिया जा रहा है, आर्डर। तो इसको बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य। मैं घर गया, विधानार्थक वाक्य। तुम कहाँ से आ रहे हो, माने ये प्रश्नवाचक, कहाँ से, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से वाक्य देखिए, वाक्य कई तरह के होते हैं, यहाँ दिया हुआ है। निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संकेतवाचक, संदेहार्थक, इच्छार्थक तथा विस्मयादिबोधक वाक्य। ये वाक्य वही पढ़ करके आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें मैं देखो थोड़ा सा आपको पाठ के विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। दार्शनिक माने ऐसा जो दूसरे के विषय में मनोवैज्ञानिक जो सोचता है। चलते चलते एक खेत के पास पहुँचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। माने खेत में कुछ नहीं था, खाली था। तो लोग यही सोचे कि उसका मालिक उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे मतलब वो आदमी गरीब था। गरीबी के कारण उसके कपड़े फटे पुराने थे, माने वो नए कपड़े भी नहीं खरीद सकता था, गरीब था। श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर। आदमी उन्हें पानी का लोटा थमाते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है, न ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोग
का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। दार्शनिक ने उससे पूछा कि इसमें खेत वैसे ही पड़ा है, इसमें कुछ बोया नहीं गया है, तो आपका गुजारा कैसे चलता है? जब खेत में कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं बोया है, तो आप लोग कैसे अपना भरण पोषण करते हैं? जी, हमारे पास एक भैंस है, वह काफ़ी दूध देती है, उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। आदमी ने ऐसा समझाया दोनों को कि हमारी भैंस का दूध जो निकलता है उसी से हमारा गुजारा चलता है। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोले, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है। चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को लेकर जाएंगे। लेकिन क्यों गुरुदेव? वो पूछा उसका साथी कि क्यों उसकी भैंस को लेकर जाएंगे? गुरुदेव बोले, उस आदमी की भलाई के लिए, उसे कार्यरत करने के लिए। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, वह उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को लेकर रातों रात गायब हो गए और भैंस को लेकर के दोनों वहाँ से, उस किसान की भैंस को लेकर के वहाँ से चले गए। देखिए चित्र में दिखाया गया है, जो दार्शनिक है उसका चेला है, दोनों भैंस को लेकर के रातों रात वहाँ से चल देते। आगे क्या होता है? यह घटना शिष्य के जेहन में बैठ गई। करीब 10 साल बाद जब वह एक सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उस आदमी से मिला जाए। मैंने वो गलत किया था, उसकी भैंस ले गया था चोरी करके, इसलिए उसने सोचा कि मुझे, उसके मन में ग्लानि थी कि मैंने बहुत बड़ा गलत किया, इसलिए सोच रहा था कि उससे एक बार मिला जाए, उसकी आर्थिक मदद की जाए। ये देखिए घर बना है, बहुत बढ़िया घर है, वहाँ पर ये दिखाया गया, उसकी हालत बहुत बदल गई है उस किसान की। तो अभी वो आ करके उससे मिलना चाहता है, वो आया है गाड़ी से, देखिए अभी आगे पढ़ रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। आर्थिक मदद की जाए, उसने सोचा कि आपकी क्यों न थोड़ा बहुत आर्थिक मदद हम लोग करें। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था। जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें भैंसें अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद मैं भैंस के न रहने के बाद वह परिवार सब कुछ बेच बाच कर कहीं चला गया होगा। वहाँ से वापस लौटने के लिए वह अपनी कार स्टार्ट करने लगा, तभी उसे वही 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दिया। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी कहीं चली गई। कुछ दिन तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था। सो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के बदले यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम करके उससे कुछ रुपए कमाना शुरू किया। जमा रुपयों से खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल की अच्छी पैदावार हुई। फसल बेचने पर जो रुपए मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न हुआ होता अगर उस दिन हमारी भैंस चली न जाती। देखो,
तो वो आदमी उसको मिलने आया कि मैंने वो सोचा कि वो कहीं घर बेच के चला गया, भैंस जाने के बाद उसका गुजारा चला गया। लेकिन उसके समय में परिवर्तन हो गया और वह आदमी बहुत बड़ा आदमी बन गया और इधर उधर काम करके, छोटा मोटा काम करके पैसा जुटा के खेतों में बीज बो दिए और उससे फसल अच्छी हुई। फसल को बेच करके अपने खेत में उसने फलों के वृक्ष लगा दिए और उससे फल की पैदावार बढ़ी और उससे बहुत बड़ा व्यापारी फलों का बन गया। तो इस तरह से उसके दिन बदल गए। क्यों? क्योंकि वह मेहनती बन गया, एक मेहनतकश इंसान बन गया। और वो इसलिए बना क्योंकि उसकी भैंस चली गई, उसके पास कोई और गुजारा नहीं बचा, तो अंततोगत्वा उसको मेहनत करना ही पड़ा, परिश्रम करना ही पड़ा। यही चीज़ है बच्चों कि मेहनत कभी बेकार नहीं होती। जैसे वो खेत को बंजर बना के रखा था, खेत में कुछ नहीं डालता था, कुछ नहीं बुआई करता था, क्योंकि वो आलसी हो गया था भैंस को लेकर के, तो उसके दिन बदल गए। क्यों बदले? क्योंकि वो परिश्रमी बन गया। लेकिन यही काम तो आप पहले भी कर सकते थे। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना सब कुछ करने की क्षमता है। मैंने कोशिश ही नहीं की, पर जब भैंस कहीं चली गई तब हाथ पांव मारने पड़े। मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान तभी आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। तो अंत में उसने ये बात मान ली कि अगर भैंस हमारी रहती तो हो सकता था मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता था, लेकिन जब मैं मेहनतकश बन गया और परिश्रम करने लगा तभी से हमारे दिन वापस लौटे और मैं ये सब कर पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। मतलब उसका शिष्य ये समझ चुका था कि मेरे गुरु ने जो बात कही थी कि इस किसान को, इस आलसी किसान को जो कि खेतों को बंजर बना के रखा है, परिश्रम नहीं करता है, भैंस के सहारे जी रहा है, अपने खेतों को बर्बाद कर रहा है और इसने अपने परिश्रम को खो दिया है, तो इसकी ज़िंदगी में ये सुधार करने का एक उसका मकसद था जो उसके गुरु ने किया और उसी के कारण उसके आज दिन बदले, वो परिश्रमी भी बन गया, उसका परिश्रम वापस आ गया। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हमको किसी एक सहारे पर टिक कर रहना अच्छी बात नहीं है। हमारे अंदर खुद परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए और हम परिश्रम से ही आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह किसान ने परिश्रम करना उसकी मजबूरी बन गई और वो मजबूरी में ही परिश्रम किया। जब उसकी भैंस चली गई तो उसने परिश्रम किया, लेकिन परिश्रम तो किया तभी उसके दिन वापस आए। तो ये बात बहुत ही अच्छी है कि हमको परिश्रम कश, मेहनत कश होना चाहिए। देखिए शब्द वाटिका, दार्शनिक माने तत्वज्ञानी, जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, पहचानने वाला। जेहन माने बुद्धि, नस्ल, वंश, बुआई करना, जैसे बीज बोने का काम करना खेतों में। मुहावरे हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना मतलब कुछ न करना। कुछ न करना माने कोई काम न करना, परिश्रम न करना। ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं और दूसरों को कुछ न कुछ करने के लिए कहते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाइए, हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना। प्रयत्न करना, या तुम इसका ऐसे भी बना सकते हो, जब किसान की भैंस खो गई तो उसने अपना हाथ पांव मारना शुरू किया। ठीक है। भैंस रहते वह हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता था। दोनों मुहावरे इसमें आ गए। जरा सोचो, चर्चा करो, कहानी के शिष्य की जगह तुम होते तो क्या करते? बच्चों, अगर कहानी में जो शिष्य ने किया, शिष्य ने क्या किया? गुरु के कहने पर उसकी भैंस चुराई और उस भैंस लेकर के चला गया। अगर वो गुरु का कहना नहीं मानता, उसकी भैंस नहीं चुराता,
तो वो किसान में कोई सुधार नहीं होता था। किसान उसी भैंस के बूते अपना घर चलाता था और खेतों को ऐसे बंजर बना के रखता था और वो परिश्रम उसका फिर से वापस नहीं होता था। तो अगर तुम होते तो क्या करते, ये आप अपनी इच्छा से बताएंगे। भैंस पर आधारित मुहावरे एवं कहावतें पढ़ो और संकलित करो। भैंस पर आधारित जितने मुहावरे जानते हैं आप उनको लिखो। काला अक्षर भैंस बराबर, अक्ल बड़ी की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इस तरह से मुहावरे जितने हैं भैंस के ऊपर आप, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराए, ऐसा भी एक मुहावरा है। तो भैंस से रिलेटेड, भैंस को माने बुद्धिहीन माना गया है, इसलिए उसी के ऊपर ऐसे मुहावरे बनाए गए। तो जितने मुहावरे हमने बताए वो मुहावरे आप लिखो कॉपी में। ठीक है, अब ये देखिए, सुनो तो जरा, डोरेमान की कोई एक कहानी सुनो और सुनाओ। डोरेमान का एक आता है, एक कार्टून पिक्चर आता है टीवी पर, उसको देखिए। अक्ल बड़ी या भैंस, इससे स्पष्ट करते हुए कोई घटना बताओ। अक्ल बड़ी या भैंस, बच्चों इससे रिलेटेड कहानी आपने पढ़ी है। अक्लू नाम का एक बंदर था, वह एक तालाब के पास रहता था और भैंस में और उसमें माने तालाब पार करने की शर्त लग गई, और जो ही भैंस पानी में उतरी, अक्लू फट से पेड़ पे चढ़ के डाली पे आके उसकी पीठ पे बैठ गया, और भैंस जब उस पार पहुंचने को हुई तो उससे पहले ही जंप मार के वो पार हो गया। तो कहानी वो जीत गया भैंस से। ये कहानी आप जानते हैं। तो उसमें अक्लू नाम का बंदर जो है वो जीत गया, तो इसलिए अक्ल बड़ी की भैंस वो कहानी सार्थक होती है। इसको आप पढ़े जानते हैं, और भी कहानियाँ इससे रिलेटेड हैं, आप पढ़ेंगे। मीरा के पद पढ़ो और उसका अनुलेखन करो। मीरा का कोई पद आप लाइब्रेरी में पुस्तक लेकर के पढ़ सकते हैं। हेलन केलर के बारे में संक्षेप में जानकारी लिखो। हेलन केलर ये भी एक लेखिका हैं और बच्चों के ऊपर इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, तो उनके विषय में आप गूगल पे भी करके आप इंटरनेट से ज्ञान ले सकते हैं। सही पर्याय चुनकर वाक्य में फिर से लिखो। तो आखिर आप लोगों का कैसे चलता है गुजारा, यहाँ लिखेंगे गुजारा। यह घटना शिष्य के में बैठ गई, जहन में बैठ गई। शिष्य को अपनी आंखों पर नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, उससे कुछ पैसे जमा हुए तो खेत में कर दी, बुआई कर दी। ये शब्द यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, सदैव ध्यान में रखो, समस्या ही समाधान का उद्गम। देखिए बच्चों, कोई भी समस्या जब हमारे सामने आती है, जैसे हमको गर्मी पड़ने लगी, बहुत तेज़ धूप है, तो हम क्या करते हैं, छांव में जाते हैं, पेड़ के नीचे जाते हैं या पंखा चला देते हैं। तो इस प्रकार के कोई उपाय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे सामने समस्या आई, कौन सी समस्या? गर्मी की, तो गर्मी से बचने का हम उपाय ढूंढते हैं। तो जब हमारे सामने समस्या रहेगी ही नहीं तो उसका समाधान हम कैसे ढूंढेंगे? इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि समस्या ही समाधान का उद्गम। समाधान का उद्गम, अगर समस्या ना हो तो कोई समाधान हम ढूंढने ही नहीं जाएंगे। जिस तरह से किसान के पास भैंस थी तो उसको कोई काम सूझता ही नहीं था, लेकिन जब उसकी भैंस चली गई तो उसके सामने समस्या हुई रोज जीने खाने की, तो इसलिए उसने परिश्रम करना शुरू किया, उस समस्या का समाधान निकाला। हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, माने जिसके आगे राह नहीं, मतलब हमको उस चरम सीमा पर ऊंचाई तक जाना है कि उसके आगे कुछ न हो, माने अपने परम उच्च तक जाना है। तो हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। तो ऐसे हम काम करें जिसके आगे राह नहीं, माने हम परम एकदम ऊंचाई तक पहुंच जाएं। भाषा की ओर, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके उनका वाक्यों में प्रयोग करके लिखो।
यहाँ पर सारे बच्चे देखो अशुद्ध शब्द लिखे गए। आगन, अस्पताल, सूर्य प्रकाश, परिवलन, वतन, रकत, आशीर्वाद, संगणक, पर्याप्त, समस्या। तो इस तरह से मैंने इन शब्दों को यहाँ शुद्ध रूप से लिखा है। आंगन ऐसे शुद्ध लिखते हैं, आंगन। अस्पताल, सूर्य प्रकाश, संगणक, पर्याप्त, समस्या। ठीक है, इधर अस्पताल, परिवर्तन, आशीर्वाद। ठीक है, इस प्रकार से आप शुद्ध लिखिए और इसका एक एक वाक्य में प्रयोग करिए। आंगन में तुलसी का बहुत अच्छा वृक्ष मैंने लगाया। अस्पताल, आज अस्पताल में मैं अपने चचा जी को देखने जाऊंगा या किसी को। सूर्य प्रकाश बहुत तेज है। संगणक, संगणक से बहुत सारी जानकारियां हमको मिलती हैं, या संगणक चलाना, हम ऑपरेट करना हमको बहुत अच्छा लगता है। परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है। रक्त, रक्त का रंग लाल होता है। पर्याप्त, हमें पर्याप्त समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए। समस्या, समस्या माने समस्याओं से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। आशीर्वाद, हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप वाक्य और भी वाक्य बना करके 2-2, 3-3 वाक्य बना करके आप लिख सकते हैं। ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद। इसको आप लिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आता तो हमको बताएंगे।